आज का चैप्टर है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान समझते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान इंग्लिश में होता है बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। इसमें दो शब्दों से बना हुआ है बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो शब्द से लिया गया है, लॉजी लोगो शब्द जो कि लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग, लोगोज का अर्थ होता है टू स्टडी। लिविंग मतलब हो गया अध्ययन करना, लिविंग मतलब लिविंग मतलब सजीव, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। सजीव का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। सजीव का अध्ययन करना सजीव का अध्ययन बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाता है। अब समझते हैं जीव विज्ञान, इसके दो शाखा होते हैं। जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं, एक होते हैं जूलॉजी, एक होते हैं बोटनी। अब जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं, बोटनी के पिता थियोफ्रेटस को बोटनी। देखिए, सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव विज्ञान में सिर्फ एनिमल को जीवित घोषित किया। उसके बाद वैज्ञानिक थियोफ्रेटस आए जो कि प्लांट्स को भी, पेड़ पौधा को भी जीवित घोषित किया। इसीलिए जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु और जूलॉजी एनिमल के पिता भी अरस्तु और प्लांट का पिता थियोफ्रेटस। अब देखते हैं बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन हम शुरू करते हैं, जिस क्लास 12 NCERT बायोलॉजी NCERT से कि अभी बता भी दिए अध्याय में क्या सब पढ़ना है। जीवन अवधि और लैंगिक जनन के टाइप। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए, इतना लैंगिक जनन के बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायो शब्द से लिया गया है, लोगोज शब्द से लिया गया है, लिविंग स्टडी जीवन अध्ययन करना, सजीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, बता भी दिए। और जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। प्राणी जूलॉजी यानी प्लांट्स के पिता अरस्तु को। और ये भ्रूण विज्ञान आगे बताएंगे, भ्रूण विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं समझ लीजिए। भ्रूण विज्ञान भ्रूण के निर्माण के दौरान आने वाले अवस्था, युग्मनज से भ्रूण बनने की अवस्था, जैसे मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, गेस्टुला, इन अवस्था का अध्ययन भ्रूण विज्ञान कहलाता है। भ्रूण विज्ञान और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। जीव विज्ञान लेमार्क और ट्रीविनेरस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। और जीव विज्ञान शब्द का पिता अरस्तु, जिसमें दो भाग होते हैं, जूलॉजी के पिता अरस्तु, बोटनी के पिता थियोफ्रेटस। अब देखते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय जीवन अवधि कहलाता है। जैसे जन्म और मृत्यु के बीच में आता है बाल्यावस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था। और जब कोई व्यक्ति, मान के चलिए किसी व्यक्ति की बात करें, तो जब ये तीनों अवस्था पार कर जाए तो वह अपने जीवन अवधि को प्राप्त कर लेता है। अलग अलग जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। जैसे देखिए, तोता का अलग होता है,
बरगद का पेड़ का अलग होता है जीवन अवधि, कछुआ का अलग होता है, कौवा का अलग होता है, गुलाब का अलग होता है। यानी बरगद का पेड़ का 200 वर्ष, ऐसा नहीं है जो शरीर के अनुसार, जैसे मनुष्य का शरीर ऐसा है तो उसका मनुष्य का शरीर ऐसा है तो इसका जीवन अवधि इतना होता है 70 से 80। तितली का है छोटा है तो इसलिए इसका 1 से 2 सप्ताह होता है। बरगद का पेड़ का विशाल है इसीलिए इसका इतना होता है। कछुआ के ऐसा है तो इसीलिए इसका ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए तोता और कौवा में लगभग समान साइज होते हैं और सब कुछ समान ही होते हैं, लेकिन इसका जीवन अवधि 140 वर्ष, इसका जीवन अवधि 15 से 20 वर्ष, 15 से 20 वर्ष। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि शरीर के अनुसार नहीं होता है। जनन किसे कहते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। जनन देखिए इसका इंग्लिश में होता है रिप्रोडक्शन। इस री मतलब अगेन पुनः, वापिस। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद करना, यानी वापिस उत्पाद करना। वापिस अगेन मतलब वापिस उत्पाद करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी जनन कहलाता है। ये भी हम कह सकते हैं उत्पाद निर्माण। अगर परिभाषा पूछे तो एक ऐसे जीव जो अपने ही समान नई संतति को जन्म देता है उसे जनन कहलाते हैं। जैसे अपने ही समान, यहाँ अपने ही समान देना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि अपने ही समान मनुष्य का ही बच्चा पैदा करेगा, चूहा का ही बच्चा पैदा करेगा। जो आम का फल है वो आम का पेड़ है, आम का ही उसमें आम ही फलेगा, न कि कटहल उसमें फल जाएगा। इसीलिए अपने ही समान जैसे अपने ही समान देते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसीलिए यहाँ अपने ही समान देना अति आवश्यक, नहीं तो परिभाषा गलत हो जाएगी। लेकिन अपवाद भी हैं, जैसे खच्चर है, लाइगर है, हिन्नी है, टिगोन है, etc अपवाद, जो कि इसके पेरेंट्स कोई और होते हैं और बच्चा को यानी इसका अपने माता कोई और होते हैं, पिता कोई और होते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं खच्चर। गधा घोड़ा से खच्चर होता है, लाइगर अनेक चीज़ होते हैं। देखिए जनन आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है? कोई भी जीव जनन क्यों करते हैं? जनन कोई भी जीव अपनी जाति को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। लेकिन जब पूछे जनन तो करते हैं, लेकिन जनन आवश्यक यह हर जीव में मिलेगा जरूरी है? इसका परिभाषा, जनन आवश्यक है यह तो जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर जीव में जनन मिलेगा, क्योंकि जब हम बात करें मनुष्य की बात करें तो किसी महिला में जैसे किसी महिला में ओवम की निर्माण नहीं होता है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाता है, अंडाशय यानी जहाँ अंडा बनता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इसके कारण भी वह जनन में भाग नहीं ले सकता है। उसके लिए उसे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, जो कि आजकल के ज़माने में संभव है। उससे भी बच्चा उत्पन्न करवा सकते हैं। जब किसी यानी मेल की बात कर रहे थे और फीमेल की बात करें तो मेल की बात करें तो मेल में किसी में शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, या बन भी रहा है तो 20 लाख एक पुरुष में जब किसी महिला को प्रेग्नेंट करने की क्षमता उसमें तभी आएगा जब उसमें 20 लाख, कम से कम 20 लाख स्पर्म बने, 20 लाख स्पर्म बने, तब ही वह किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकती हैं। इसमें भी नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके टेस्टिस नहीं हो, टेस्टिस का निर्माण न हो, या टेस्टिस शरीर के बाहर न हो,
कई सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं जनन के प्रकार कितने हैं। जनन देखिए, जनन यह 2 प्रकार के होते हैं। यह एक होते हैं जिसमें एक अलग अलग बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडी में होते हैं। जैसे मनुष्य में पेरेंट और यानी पेरेंट में मदर एंड फादर होते हैं। तो यह एक में ओवम का निर्माण होता है तो एक में स्पर्म का निर्माण होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होते हैं। उसको लैंगिक जनन कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होते हैं असेक्सुअल, जिसमें कि एक ही पेरेंट्स होते हैं और वह एक ही पेरेंट्स अपना क्षमता से यानी अपना बच्चा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम समझते हैं इसमें देखिए पहले अंतर क्या है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर एक मादा। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिलता है तो युग्मनज गेमिट का निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तो यह युग्मनज बनता है। युग्मनज आगे चलकर जब दोनों मिल जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण, दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है और आगे चलकर यही भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए इसमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जब इसमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जब दोनों एक मेल और एक फीमेल जब नहीं है तो दोनों मिलेगा ही नहीं, अलग अलग बॉडी से नहीं मिलेगा तो उसमें युग्मक क्रिया नहीं होगी। जब युग्मक क्रिया नहीं होगी तो दोनों में नहीं मिलेगा, निषेचन भी नहीं होगी। निषेचन जब दोनों फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, जब नहीं मिलेगा तो युग्मनज की क्रिया भी नहीं होगी। अब समझते हैं हम बारी बारी से अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन, इसमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके टाइप 5 हम दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 4 ही दिया हुआ है, 5 दे दिए। फर्स्ट है विखंडन यानी फिजन। फिजन मतलब क्या, यह क्या है फिजन, विखंडन। यह एक कोशिकीय होते हैं, यह एकल कोशिकीय जीव हैं। यह एक कोशिकीय जीव, यह ध्यान रखिए, अमर होता है, यानी इसकी मृत्यु नहीं होती है। यह देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक मान के चलिए ये एक पेरेंट्स है, एक मिनट, जैसे ये एक पेरेंट्स, इसके अंदर एक कोशिका यानी केंद्रक होते हैं। केंद्रक जब अगर यह 2 बराबर भागों में विभाजित हो, जैसे देखिए ये एक पेरेंट्स ये हुआ, इसके अंदर केंद्रक है, यह 2 बराबर भागों में विभाजित है, मात्र 2 बराबर भागों में विभाजित है, तो इसे कहते हैं। और एक होता है यह एक इसके एक हुआ, इसके अंदर एक केंद्रक है, यह केंद्रक क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है। और यह साधारण कोई परिस्थिति नहीं होता है। अगर विषम परिस्थिति यानी कुछ दबाव के कारण यह क्या करता है, यह केंद्रक जो है अंदर में, यह केंद्रक यह अनेक सारा केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं। और सभी केंद्रक क्या करते हैं, अपने ऊपर एक, जैसे ये लेयर है, ये लेयर अपने ऊपर बैठा लेते हैं। तब इससे स्पष्ट होता है कि यह जो 2 बराबर भागों में विभाजित हो उसे द्विविखंडन कहते हैं, जो अनेक भागों में विभाजित हो उसे बहुविखंडन कहते हैं। अब समझते हैं द्विविखंडन किसे कहते हैं। द्विविखंडन यह 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अगर हम बात करें यूग्लिना की, यूग्लिना देखिए यह लंबीय होता है, यह लंबा में इसके अंदर एक केंद्रक होते हैं। और यह पहला पीढ़ी है, और यह पहला पीढ़ी में से दूसरा पीढ़ी में यह केंद्रक क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक केंद्रकीय हो गया, एक केंद्रकीय। देखिए यह कैसे में विभाजित होता है। और
तीसरा में ये क्या करते हैं, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और अब यह लंबा में हो जाते हैं और यह अपने अंदर केंद्रक, ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गया, इसीलिए इसे द्विविखंडन कहते हैं। यह लंबीय होते हैं यानी लंबा में होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अनुलंबीय और अनुलंबीय होते हैं। अगर पैरामीशियम की बात करें, यहाँ पैरामीशियम होगा, पैरामीशियम लिख लीजिएगा, पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम की बात करें तो यह गोल होता है, पहले तो पूरा गोल नहीं यानी चौकोर होता है, और यह दूसरा पीढ़ी में ऐसे यानी लंबियन हो तो थोड़ा ऐसे चौकोर में, यहाँ दो बराबर इसके अंदर केंद्रक होते हैं और यह क्या करता है, दो बराबर भागों में चौकोर में विभाजित कर लेता है। यह चौकोर हो गया यानी कि अनुप्रस्थ। पैरामीशियम कैसे हो जाता है, अनुप्रस्थ। अमीबा नहीं बताया, आगे बताते हैं। द्विविखंडन बताए और उदाहरण देखना है तो देख लीजिए। देखिए यह द्विविखंडन कैसे विभाजित करता है। यह पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, केंद्रक में देखिए केंद्रक यहाँ दो भागों में विभाजित और इसमें दो अलग अलग हो गए और तीसरा में दोनों यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दोनों अलग अलग। अब देखिए बहुविखंडन किसे कहते हैं। द्विविखंडन देख लिए, बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जैसे एक पेरेंट्स, इसके अंदर केंद्रक होते हैं। यह क्या करता है, यह पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी में एक ही होता है, इसके अंदर केंद्रक विभाजन कर लेते हैं बहुत सारा में, अनेक सारा में। और तीसरा पीढ़ी में क्या करता है, ई लेयर टूट जाता है। 1 मिनट, ये वाला लेयर टूट जाता है ये, और यह क्या करता है, अनेक सारा केंद्रक से सब बाहर आ जाता है और अपने ऊपर एक लेयर, सब केंद्रक अलग अलग लेयर ला लेते हैं, सब केंद्रक। यह हो गया बहुविखंडन। इसका भी उदाहरण है अमीबा पैरामीशियम मोनोसिस्टिस। अमीबा पैरामीशियम एक द्विखंडन में भी और बहुविखंडन में। देखिए इसमें अंतर क्या होता है दोनों में, वह यानी उस पर जब अगर कोई दबाव नहीं पड़े अमीबा और पैरामीशियम पे तो वह द्विखंडन होगा। अगर उस पर जैसे देखिए विषम परिस्थिति, जैसे गर्मी काफ़ी हो तो आदमी के लिए विषम परिस्थिति क्या होगी, जैसे गर्मी काफ़ी हो तो वह घर में जाना चाहता है, विषम परिस्थिति के यानी गर्मी के कारण। वैसे ही अगर यह जैसे अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर अगर प्रतिकूल परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति आते हैं तो यह क्या करते हैं, अपने ऊपर, जैसे ये हुआ, इसके ऊपर तीन लेयर अपने ऊपर ला लेते हैं और तीनों लेयर को त्रिस्तरीय कहते हैं। त्रिस्तरीय आवरण यानी आवरण लेयर कहते हैं। इसी त्रिस्तरीय लेयर को पुटी कहते हैं, हिंदी में पुटी कहते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है पुटी। यह अनुकूल परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थिति में, ऐसे अनुकूल परिस्थिति में यह तीनों लेयर क्या करते हैं, या इसमें केंद्रक विभाजन करने लगता है, इसी तीनों लेयर को पुटी कहते हैं। अगर तीनों लेयर केंद्रक विभाजन करने लगता है तो इस केंद्रक को स्यूडोपीडियोस्पोर कहते हैं। और अगर जब तीनों यानी विभाजन करने लगता है तो यह तीनों लेयर क्या होता है, टूट जाता है। तीनों लेयर को हम क्या बोले थे, पुटी। अगर यहाँ पुटी टूट जाता है यानी नष्ट हो जाता है और सब लेयर बाहर निकलकर अपने ऊपर, इसे कहते हैं बहुविखंड। यह अमीबा और पैरामीशियम अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसे होता है।
आज के लिए इतना ही। अगला और जो बचा है जैसे आज हम बता दिए विखंडन और कल बताएंगे मुकुलन, बीजाणुजनन, कायिक जनन। ये तीनों बता देंगे कल का क्लास में ये। अब परसों और तरसों 2 दिन की क्लास यानी 3 दिन की क्लास और लगेगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद।